नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों का अध्ययन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आप लोग अपने प्रत्येक पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों के हिंदी पेपर की तैयारी के लिए यहाँ लेकर आया हूँ आज हिंदिया का एक पाठ लखनवी अंदाज, जिसका अध्ययन आप यहाँ पर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये चैनल आपके अध्ययन में अवश्य मददगार साबित हो रहा होगा और आप इस पर आसानी से अपना अध्ययन कर पा रहे होंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं लखनवी अंदाज जो पाठ है इसके सारांश को आपको पूरे पाठ को बहुत कम समय में समझाने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों का अध्ययन बहुत अच्छे से हो सके और आप बहुत अच्छे अंक लाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम आरंभ करते हैं आज का अध्ययन लखनवी अंदाज। यथावत पूर्व की तरह ही सबसे पहले आज हम लेखक का परिचय समझेंगे। उसके बाद हम फिर इस पाठ का अध्ययन करेंगे। लखनवी अंदाज, यह पाठ किसने लिखा है? यह पाठ लिखा है यशपाल जी ने। प्रिय विद्यार्थियों, यह व्यंग्य शैली में लिखा गया एक लेख है, मतलब यह एक व्यंग्य है जिसको यशपाल जी ने लिखा है। चलिए तो हम जानते हैं यशपाल जी कौन थे, कब जन्म हुआ। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा के में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हो गई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बा दुलिया, फूलों का कुर्ता ये उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यह बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है बच्चों, यदि समय मिले तो इसका अध्ययन जरूर कीजिएगा। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बातें, ये उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। मतलब आपको जो उनकी भाषा मिलेगी ना, उसको आप पढ़ के ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वो सजीवपन में लिखी गई है। ये आपको यहाँ पर देखने पर मालूम चल जाएगा। यथार्थवादी होने के कारण यशपाल जी ने सामाजिक कुरीतियों पर कटु आलोचना की है। उनकी लखनवी अंदाज कहानी झूठी शान पर गहरा कटाक्ष करती है। यशपाल ने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। विकल्पना, आदर्श और भावना के स्थान पर यथार्थ को महत्व देते हैं। चलिए तो हम देखते हैं ये लखनवी अंदाज जो कहानी है, जो एक व्यंग्य शैली में लिखी गई है, ये वास्तव में क्या है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यशपाल जी कटाक्ष कर रहे हैं जो आज भी दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। वास्तव में जो ये कहानी है, ये व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। यह बताती है कि लोग कैसे दिखावे के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं
और वह किस हद तक जा सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। मैं साइज इसकी थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ जिससे आप इसको आसानी से देखते चलें और पढ़ते चलें, समझते चलें। इसलिए आप बस इसको ध्यान से सुनिएगा कि इस कहानी में क्या है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फूकार रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तक जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक कहता है कि उसको बहुत दूर तक यात्रा नहीं करनी थी। लेखक पास के ही स्टेशन तक रेल की यात्रा कर रहा है, अर्थात उसको रेल की यात्रा करनी थी। चूँकि जब सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करनी पड़ती है, मतलब आरक्षित वर्ग के डिब्बे में यात्रा करनी पड़ती है, तो उसके लिए पैसे अधिक चुकाने पड़ते हैं। लेकिन चूँकि लेखक को बहुत दूर तक नहीं जाना था, इसलिए लेखक ने सोचा कि ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। साथ ही यदि वह सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा करेगा तो वह क्या कर सकता है, तो वह भीड़ से बच जाएगा। और जब वह भीड़ से बच जाएगा, एकांत में रहेगा, तो वो एक नई कहानी के संबंध में सोच सकेगा और खिड़की के बाहर के जो दृश्य हैं उसको देखने का उसको अवसर मिल जाएगा। यह सब सोचकर ही उसने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट ले लिया। लेखक कह रहा है बस गाड़ी छूट ही रही थी, इसलिए लेखक दौड़ते हुए एक सेकंड क्लास के डिब्बे में, उसने सोचा कि ये डिब्बा ना बिल्कुल खाली होगा, बिल्कुल निर्जीव होगा, उसमें कोई बैठा नहीं होगा। तो वह उस सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लेके उस डिब्बे में चढ़ गया। पर वह क्या देखता है, एक वर्ष पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा के साथ वहाँ बैठे हुए थे। जैसे ही वह डिब्बे में चढ़ा, उनके डिब्बे में उनके अतिरिक्त वहाँ एक सज्जन और उनको दिखाई दिए। वो सफ़ेदपोश थे, लखनवी नवाब थे, मतलब लखनऊ के नवाब प्रतीत हो रहे थे। वे आराम से पाथी मारकर सीट पर बैठे हुए थे। वह लेखक देखता है कि उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए हैं। लेखक के एकाएक डिब्बे में पहुंचने पर वह महसूस करता है कि जो लखनवी अंदाज या जो सफ़ेदपोश व्यक्ति था, उसके विघ्न में थोड़ी सी बाधा लेखक को महसूस होती है। उसने अनुभव किया कि उनके विघ्न में कोई उनके एकांत वाले स्वभाव में कोई विघ्न उत्पन्न हो गया है। उनको वह असंतोष सा वहाँ दिखाई पड़ता है, जैसे वह कुछ चिंतन कर रहे थे और एकाएक जब लेखक पहुंचा तो उसको थोड़ी सी असुविधा सी महसूस हुई। लेखक ने सोचा कि हो सकता है ये भी लेखक ही होंगे और ये भी शायद एकांत में किसी चिंतन के लिए ही यहाँ आकर बैठे होंगे और कहानी लिखने के लिए ये कुछ सूझ रहे होंगे। या फिर लेखक ने सोचा कि जो सामने खीरा रखा हुआ है, तो उन्होंने ये सोचा कि वह खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख उनको थोड़ी सी झिझक हुई होगी कि भाई मैं इतना अमीर हूँ और एक सामान्य सी वस्तु खीरा को खा रहा हूँ, तो ये बात कहीं ना कहीं उनकी जो मान था, उनका जो सम्मान था, उसको थोड़ा सा छोटा कर रहा होगा। ऐसा भी शायद उनने सोचा होगा। आगे लेखक कहता है कि जो वो नवाब थे, उनने क्या किया है, उन्होंने लेखक से संगति के लिए जरा सा भी उत्साह नहीं दिखाया है। अर्थात उन्होंने लेखक से बात करना के लिए अपनी तरफ से आगे कदम नहीं बढ़ाया है, उन्होंने लेखक से बात नहीं की है। और लेखक ने भी जब देखा कि उनका व्यवहार ऐसा है, तो लेखक ने भी उनसे बात नहीं की और क्या किया, उनसे नज़रें चुरा ली। उनसे नज़रें चुरा कर लेखक भी बैठ गया। लेखक कह रहा है कि अकेले बैठे बैठे कुछ न कुछ कल्पना करने लगना ही उनका एक काम है कि जब कोई काम नहीं होता है तो बैठे बैठे वह कल्पना करते रहते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। इसी पुरानी आदत के अनुसार नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगा।
लेखक ने आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफ़र करना गवारा कैसे किया, उनने ये क्यों सोचा, आखिर वह बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर अकेले सफ़र क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें लेखक सोचने लगा। फिर लेखक ने सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र करने के लिए ही 2 खीरे खरीदे होंगे कि चलो बैठे बैठे समय कट जाएगा, बढ़िया आराम से खीरे खाते हुए चलेंगे। पर एकाएक नवाब साहब ने जब लेखक उस डिब्बे में आ गया तो नवाब साहब के जो हाव भाव थे वो बदल गए। अब क्या हुआ, लेखक कह रहे हैं हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब ने कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते हुए, लेखक भी चुपके चुपके तिरछी नज़रों से नवाब साहब को देख रहा था कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद नवाब साहब ने अपनी तरफ से लेखक के लिए संबोधित किया। लेखक से पूछा कि जनाब, क्या आप खीरे का शौक़ फरमाएंगे, क्या खीरा खाना पसंद करेंगे? तो लेखक ने कह दिया नहीं नहीं शुक्रिया अदा करते हुए लेखक ने उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे खीरा नहीं खाना है, आप ही खाइए। लेखक कहता है कि एकाएक जो ये नवाब साहब का स्वभाव बदला ना, ये उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह भांप गए, उन्होंने अंदाज लगा लिया कि आप केवल शराफत का गुमान बनाए रख रहे हैं, मतलब केवल दिखावा कर रहे हैं, वरना आपको मेरा आना तो यहाँ अच्छा लगा है नहीं। साथ में वह कह रहे हैं कि मुझे ये भी समझ में आ गया कि हमें मामूली लोगों की हरकत में लठेर लेना चाहते हैं, लठेर लेना चाहते हैं मतलब उसमें शामिल करना ले चाहते हैं, इसलिए लेखक ने कह दिया शुक्रिया मुझे नहीं खाना है, आप ही खाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर खीरे के लिए एक अपदार्थ वस्तु कहा गया है। ये इससे संबंधित एक प्रश्न आ सकता है कि आखिर इसको अपदार्थ वस्तु क्यों कहा गया है। तो प्रिय बच्चों, खीरे को अपदार्थ वस्तु इसलिए कहा गया है कि एक बिल्कुल सामान्य सा फल है जिसको आम लोग खाते हैं। इस कारण से लेखक ने इसको अपदार्थ वस्तु कहा है कि जिसका कोई बहुत अधिक कीमत नहीं होती है और जिसको सामान्य से व्यक्ति खाते हैं, विशिष्ट व्यक्ति नहीं खाते हैं, इसलिए इसको अपदार्थ वस्तु कहा गया है। चलिए आगे क्या हुआ। लेखक कहता है नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखा और गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखे तौलिए को झाड़ दिया। अब नवाब साहब ने फिर खिड़की के बाहर देखा, जो तौलिया वहाँ रखा था उसको झड़ा कर बिछाया और उस पर क्या कर दिया, उस पर खीरे को सजा कर रख दिया। खीरे को कैसे सजा के रखा, तो लेखक कहता है पहले उसने खीरे को के नीचे से रखे तौलिए को झाड़कर उस पर बिछाया, फिर सीट के नीचे रखे लोटे को उठाकर उसने दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकालना, मतलब जो ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, वैसेलापन होता है, तो उसमें चाकू लगा लगा कर उसके वैसेलेपन को निकाल दिया जाता है। तो ऐसे निकालने के बाद फिर लेखक ने क्या किया, उनको बहुत अच्छे से सजाकर बड़े आसानी से बहुत एहतियात के साथ छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजा कर रख दिया। करीना मतलब तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको सजा कर वहाँ पर रख दिया। कहते हैं जो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले हैं वो खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं कि खीरे को कैसा खाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी हाजिर करके देते हैं कि आप उस पर बढ़िया नमक लगाइए, बढ़िया मिर्ची वो रखिए और फिर उसको खाइए। नवाब साहब ने बहुत करीने से, बहुत तरीके के साथ खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी वो रख दी मतलब एक एक चुटकी नमक और मिर्ची डाल दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट हो रहा था कि इस सारी प्रक्रिया के दौरान उनके मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पलावित हो गया था। पलावित हो गया था मतलब बच्चों भर गया था। जैसे ही वो खीरे की वो प्रक्रिया कर रहे थे उनके मुंह में पानी आ रहा था, वो स्पष्ट देखा जा रहा था कि वो बार बार उस पानी को जो मुंह रस से भर रहा था उसको अंदर लेने का प्रयास कर रहे थे। आगे क्या हुआ, हम कनखियों से देख कर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक कह रहा है कि ये बस रईस बनने का नाटक कर रहे हैं, ये रईस है नहीं, क्योंकि वो जो खीरे का
खाने का जो स्थिति थी उससे जो भाव भंगिमा दिख रही थी वो समझ रही थी कि ये मात्र एक केवल और केवल एक दिखावा कर रही है। अब क्या होता है आगे, नवाब साहब ने फिर दोबारा लेखक की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या आप खीरा खाएंगे। एक बार हमारी ओर देखा, वाला शौक, लेखक से कहते हैं भला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम मतलब बहुत अच्छा, बहुत उच्च कोटि का जो खीरा होता है ना, उसको बालम कहा जाता है। तो लेखक कहता है कि आप शौक फरमाइएगा, शौक फरमाइएगा मतलब आप खाकर देखिएगा, ये जो खीरा है ना, ये बहुत अच्छा खीरा है। आप इसको यहाँ आएँ और खाएँ ना, तो फिर आपका यहाँ आना और यहाँ से चला जाना अच्छा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा, भला खुदा कसम सचमुच, भला का मतलब होता है खुदा कसम, खुदा कसम सचमुच ये बहुत अच्छा खीरा है, यहाँ का लाजवाब खीरा है, आप इसको खाकर देखिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुँह में ज़रूर आ रहा था। लेखक कह रहा है कि वो जो खीरा था उसको देखकर मेरे मन में भी मुँह में पानी तो आ रहा था। लेकिन क्या किया? लेखक कह रहा है चूँकि एक बार मना कर चुका था तो इसलिए खा नहीं सकता था, तो अपने आत्मसम्मान के लिए उसका निर्वाह करना ही उचित समझा और फिर से इन्होंने लेखक को मना कर दिया कि नहीं, बस आप ही फरमाइएगा, मुझे नहीं खाना है। मेरा मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा कमज़ोर है मतलब पाचन प्रक्रिया है ना, वो जो थोड़ी-सी कमज़ोर है। और जो खीरा होता है ना, वो थोड़ा-सा गरिष्ठ होता है, आसानी से पचता नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरा मैदा ज़रा कमज़ोर है। केवला शौक फरमाए हुए कृपया आप ही इसको खाइएगा। नवाब साहब ने संतृष्णा आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। लेखक कहता है कि नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आँखों से, संतृष्णा मतलब लालच से, वो जो लालच था ना खीरा खाने की, उसकी जो प्यास थी, उसकी आँखों से खीरे की फाँकों को देखा। एक लंबी साँस ली और खीरे की एक फाँक उठाकर होंठों तक ले गए। कहाँ तक ले गए? होंठों तक ले गए। उन्होंने एक गहरी साँस ली, लंबी साँस ली, खीरे को उठाया और होंठों को, केवल होंठों तक ले गए। इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा बच्चों। और उसके बाद क्या किया? फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद से उनने पलकें मूंद लीं। जैसे ही वो स्वाद का आनंद किया ना, उनकी वो जो पलकें थी वह मूंद गई, एकाएक बंद हो गई। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले से उतार लिया, मतलब फिर अपने मुंह के नीचे कर लिया। और फिर उसके बाद क्या किया? तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। अब खाया नहीं है, लेखक कहता है। उन्होंने क्या किया? केवल सूंघा और जो पानी मुंह में आ गया था उसको गले से नीचे उतारा। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक कर कर वह खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए उसे बाहर फेंकने लगे, बाहर छोड़ने लगे। और पूरी की पूरी खीरे उन्हें इसी प्रकार से खाई, मतलब खाई नहीं, बस उसको सूंघा और बाहर फेंक दिया, सूंघा और बाहर फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने खिड़की के बाहर सारी की सारी फाँकों को फेंककर तौलिए से हाथ और ओंठ को पोंछा और गर्व से गुलाबी आंखों को, सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछे। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों कि ये खानदानी रईसों का तरीका है। मतलब खीरा इस प्रकार से खाया जाता है, केवल सूंघ लेने मात्र से वह खीरे का आनंद भी ले लेते हैं, और केवल आनंद नहीं ले लेते हैं, उनका पेट भी भर जाता है। ये इस प्रकार का अनुभव या इस प्रकार का भाव किसने दिखाया है? नवाब साहब ने दिखाया है। अब क्या हुआ आगे, लेखक कहता है कि नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और उसके प्रयोग से थक कर लेट गए। जिस प्रकार उन्होंने उसको काटा, छीला और फिर जिस प्रकार सूंघ सूंघ कर उन्होंने उसको फेंक दिया, तो वह उससे थक कर लेट गए। लेखक कहता है कि जो उनका ये अंदाज था, जो इनका ये तरीका था, उसको देखकर लेखक ने उनके सम्मान में अपना सिर झुका दिया।
हमने तस्लीम में सिर झुका, खम कर दिया। खम कर लेना मतलब सिर को झुका लेना, तस्लीम मतलब सम्मान में, तो उन्होंने उसके सम्मान में अपना सिर झुका दिया। ख़ानदानी तहजीब, नफ़ासत और नज़ाकत, वाह! ये ही तो एक परंपरा है, ये ही तो एक सभ्यता है। लेखक ऐसा कह रहा है। ख़ानदानी मतलब परिवार की परंपरा। तो नफ़ासत मतलब जो उनकी स्वच्छता का प्रयोग उन्होंने किया। नज़ाकत मतलब जितनी कोमलता के का साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई। तहज़ीब मतलब शिष्टाचार। तो उन्होंने जो ख़ानदानी पारिवारिक परंपरा जो थी, जो शिष्टाचार था, जो स्वच्छता का प्रयोग किया था, जो कोमलता का प्रयोग किया था, वो देखकर ना उनके सम्मान में उन्होंने न सिर झुका दिया। देखा, कहता है हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। लेखक कह रहा है, सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से कोई व्यक्ति इस प्रकार संतुष्ट हो सकता है? क्या ऐसा ये जो तरीका है ये वास्तव में सही तरीका है? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? तो बारीक तरीकों को देखकर लेखक अपने आप में परेशान हो रहा था। इतने में क्या हुआ, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। देखिए अब क्या किया, नवाब साहब ने बड़े ज़ोर से एक डकार ली कि जैसे उनका पूरा का पूरा पेट भर गया है। वे लेखक की ओर देखे और उसको देखकर बोले कि जो खीरा था ना वो बड़ा ही लजीज होता है, लेकिन होता है थोड़ा सा शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डालता है। वह लेखक से कहते हैं कि बड़ा लजीज होता है, लजीज मतलब बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन साथ में शकील होता है, मतलब थोड़ा सा गरिष्ठ होता है, जो पचने में आसान ना हो उसको शकील कहा जाता है। नामुराद एक गाली है, एक अपशब्द है जिसको हम उर्दू में यूज़ करते हैं, जिसको हम अभागा भी कह सकते हैं। यह जिसकी संतुष्टि ना हो पाए, जिसकी इच्छा पूर्ण ना हो पाए, उसको भी हम नामुराद कहते हैं। तो कहते हैं बड़ा स्वादिष्ट होता है, हालांकि गरिष्ठ होता है, और ये ना पाचन तंत्र पर बोझ डालता है, ऐसा उन्होंने कहा। लेखक कह रहा है, ज्ञान चक्षु खुल गए, मतलब उसके जो ज्ञान के नेत्र थे ना वह खुल गए। लेखक ने तुरंत कहा, ये है नई कहानी के लेखक। यह सुनते ही लेखक को लगा कि नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। कहते हैं, अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। यहाँ पर वास्तव में लेखक यशपाल जी ने उन लेखकों को पर भी, जो लेखक वर्ग है उस पर भी व्यंग्य किया है कि बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं, जबकि किसी एक कहानी के लिए किसी एक घटना, किसी एक कल्पना और उसके पात्रों का होना बेहद ज़रूरी है। बिना पात्र, बिना घटना के कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती है। लेकिन आज के जो लेखक हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और किसी भी स्थिति में बिना विचार के ही बस कहानी लिखने बैठ जाते हैं। यशपाल कह रहे हैं कि बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार के कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ, उसे कहाँ से वह संबंधित है, उसकी क्या घटना है। जब तक कोई घटना नहीं होगी तो यह कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है, और बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे, घटेगा कैसे। अर्थात कहानी में ना घटना का होना, पात्रों का होना अत्यधिक आवश्यक है। कहानी में कोई ना कोई विचार, किसी न किसी बात का उद्देश्य होना आवश्यक है, और आज के समय में बिना उद्देश्य के ही कहानियाँ लिखी जा रही हैं। इस पर भी यशपाल जी ने व्यंग्य किया है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अवश्य मददगार साबित होगा। मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको एक नई ऊंचाई प्रदान कीजिए, इसको एक नई ऊर्जा प्रदान कीजिए।